नमस्कार साथियों, मैं मनीष माल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र का अध्याय 1 स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था और उसका लेक्चर नंबर 4। चलिए जानते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग बात कर चुके हैं, परिचय बात कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं कृषि क्षेत्र की बात कर चुके हैं, औद्योगिक क्षेत्र की बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे विदेशी व्यापार। ये विदेशी व्यापार क्या होता है, फॉरेन ट्रेड क्या है, आइए इसको जानते हैं। देखिए विदेशी व्यापार, सबसे पहले तो ये समझिए कि व्यापार क्या होता है। व्यापार का सीधा सा जो अर्थ है वो ये है कि जब वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी दुकान पे जाता हूं तो मैंने उनको पैसे दिए और मैंने उनसे जो सामान मुझे चाहिए था वो सामान लिया, तो ये क्या हो गया, व्यापार हो गया। ठीक है, तो व्यापार क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान ही व्यापार कहलाता है। आदान प्रदान क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। यह व्यापार दो लोगों के बीच में भी हो सकता है, दो कंपनियों के बीच में भी हो सकता है, दो शहरों के बीच में भी हो सकता है, दो राज्यों के बीच में भी हो सकता है। और जब यही व्यापार दो या दो से अधिक देशों, मतलब दो देशों के बीच में भी होता है तो उस व्यापार को हम लोग क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार कहते हैं। उसी व्यापार को हम लोग क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार कहते हैं। जब दो लोगों के बीच में हो, दो राज्यों के बीच में हो, तो वो देश के अंदर ही वो व्यापार चल रहा है। परंतु जब एक देश दूसरे देश से कुछ मंगवाता है, एक देश दूसरे देश को जब कुछ भेजता है, जो आयात निर्यात करता है, उसी को क्या कहा जाता है, विदेशी व्यापार कहा जाता है। क्या कर रहे हैं हम लोग, आयात कर रहे हैं। आयात का मतलब मतलब हमने उस देश से कोई सामान मंगवाया है, और निर्यात का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने भेजा है। तो हम क्या कर रहे हैं, आयात और निर्यात, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। या तो हम इंपोर्ट करते हैं या हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, या तो हम लोग मंगवा रहे हैं बाहर से या हम यहां से सामान भेज रहे हैं। जब हम मंगवा रहे हैं तो हम पेमेंट करेंगे, और जब हम भेज रहे हैं तो सामने वाला हमें पेमेंट करेगा। तो ये क्या होता है, आयात निर्यात, और यही हमारा क्या है, विदेशी व्यापार कहलाता है। अब व्यापार चाहे कोई सा भी हो बच्चों, दो लोगों के बीच में होता है तो भी किसी के लिए प्रॉफिट तो किसी के लिए लॉस लेकर के आता है। दो राज्यों के बीच में होता है तो भी किसी राज्य के लिए प्रॉफिट, किसी राज्य के लिए लॉस लेकर के आता है। व्यापार में लाभ और हानि होना ये आम बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लाभ हानि आराम से हो सकते हैं। तो अब इस व्यापार में जब ब्रिटिशर्स भारत में थे तब भारत को उस व्यापार में लाभ हुई या हानि हुई, और अगर जो लाभ हुआ तो वो लाभ किसके हिस्से गया, भारत के हिस्से गया या ब्रिटेन के हिस्से गया, और जो हानि हुई वो किसके हिस्से में रही, भारत के हिस्से में रही या ब्रिटेन के हिस्से में रही। तो उस पूरे विदेशी व्यापार में जब ब्रिटिशर्स थे उस समय विदेशी व्यापार की क्या स्थिति थी, उस इन स्थितियों को हमें क्या है आज के इस लेक्चर में जानना है कि किस प्रकार से भारत कौन कौन से देशों से, कौन कौन से जगह से व्यापार करता था, और उस व्यापार में इन ब्रिटिशर्स की क्या भूमिका थी, और कितना प्रॉफिट ब्रिटिशर्स उससे कमा रहे थे और कितना लॉस उसका भारत को भुगतना पड़ रहा था, वो हमें आज के लेक्चर में पता चलेगा। हम लास्ट लेक्चर्स में जान चुके हैं कि हमारे एग्रीकल्चर को, हमारे कृषि को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। हम जान चुके हैं कि जो हमारी शिल्प कलाएं, हमारी जो लघु उद्योग इंडस्ट्रीज थी, उनको बिल्कुल बर्बाद कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो हमारा एक्सपोर्ट करने का जो सोर्स था, जो हमारा निर्यात करने का सोर्स था, वो सारे के सारे सोर्स क्या कर दिए, खत्म कर दिए गए। वो सारे के सारे स्रोत खत्म कर दिए गए, और सिर्फ उन्हीं चीजों को चालू रखा गया जो यहां से कच्चा माल बनता हो, और वो कच्चा माल कहां जाएगा, ब्रिटेन जाएगा। मतलब उन लोगों ने क्या कर लिया, कच्चे माल के लिए जगह किसको बनाया, भारत, कि कच्चे माल का उत्पादन कहां पर होना चाहिए, भारत में, और जो अंतिम वस्तु है वो कहां पर बननी चाहिए, ब्रिटेन में। तो अंतिम वस्तु कहां बनेगी, ब्रिटेन में बनेगी, कच्चा माल कहां बनेगा, भारत में बनेगा, और अंतिम वस्तु बेची कहां जाएगी, बोले भारत में। तो मतलब दोनों तरफ से कहीं ना कहीं भारत को लॉस ही दिया जा रहा है। जब कच्चा माल ब्रिटिशर्स भारत से ब्रिटेन लेकर के जा रहे हैं तो बहुत ही कम रेट पे लेकर के जा रहे हैं, बहुत ही सस्ती दरों पर वो लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। और जब वहां से बना हुआ सामान यहां पर लेकर के आ रहे हैं तो वो उसको बेच रहे हैं, और बेचना पड़ा उनको और लोगों को खरीदना पड़ा, क्योंकि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चॉइस लोगों के पास नहीं थी। लोगों के पास अगर चॉइस होती तो दिक्कत वाली बात नहीं थी, पर अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ उनको हर जगह वो ब्रिटेन का ही सामान दिखता है और उनको खरीदना पड़ता है। उनको अपनी मांग, अपनी डिमांड जो है अगर वो पूर्ति करनी पड़ती है तो उनको वो सामान खरीदना होगा। अब इस जो पूरा उन्होंने जो जाल बिछाया कि भाई हम यहां से कच्चा माल ले जाएंगे और ब्रिटेन से पक्का जो अंतिम वस्तु है वो खरीद करके लाएंगे और यहाँ के लोगों को बेच देंगे, ये जो पूरा व्यापार चल रहा था, ये विदेशी व्यापार चल रहा था, और भारत की तरफ से सारा का सारा जो व्यापार कर रही थी वो ब्रिटेन कर रही थी।
तो इस पूरे विदेशी व्यापार में हम आज जानेंगे कि किस प्रकार से भारत को फायदा हुआ और किस प्रकार से नुकसान हुआ, और एक दो जो शब्द है उन पर भी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, एक आज हम लोग पढ़ेंगे सुएज नहर के बारे में, सुएज कैनाल जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, उसके बाद। प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है, किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाए गए वस्तु उत्पादन, व्यापार, सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का प्रभाव भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो देखिए, भारत जो व्यापार कर रहा है वो कोई आज से भारत ने व्यापार करना शुरू नहीं करा या अंग्रेजों ने भारत को व्यापार नहीं सिखाया। मैं कहता हुआ आया हूं कि भारत उस समय से व्यापार कर रहा है जब पहली सभ्यता स्थापित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें ये प्रूफ मिलते हैं, ये सबूत मिलते हैं कि भैया हमारा जो व्यापार था वो दूर दूर तक फैला हुआ था, और हमारा व्यापार इतना फेमस था, हमारे यहाँ की चीजें इतनी प्रसिद्ध थी, इसीलिए तो ये सारे यूरोपियन भाग भाग करके हमारी तरफ आए, नहीं तो उनको जरूरत क्या थी, अपने देशों में रहते। और ये ब्रिटिशर्स अपने आप को इतना समृद्ध बताते हैं, इतना ज्ञानी, इतना विद्वान बताते हैं, तो भैया तुम आए क्यों हमारे देश में, क्या जरूरत थी? हमने तुम्हें इन्विटेशन देकर के बुलाया था, तुम तो बिना धुले, बिना कोई हमारी कोई जान ना पहचान तुम हमारे मेहमान क्यों भैया, किसने बुलाया? और फिर ज्ञान यहाँ पर आकर के ज्ञान दिया, तुम ऐसे रहते हो, तुम ऐसे रहते हो। तो इंडियंस को पकड़ के मारना चाहिए था, डिशुम डिशुम, जाओ, तो हमने बुलाया नहीं, जाओ, रोका किसने है, आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम। ऐसे डायलॉगों का निर्माण अगर उस समय में हो जाया था तो शायद ब्रिटिशर्स इतना समय तक नहीं रुकते हैं, ठीक है ना। पर ये तो आजकल की जनरेशन है, इन्होंने गजब गजब के डायलॉग निर्माण कर दिए, ठीक है। तो व्यापार भारत का काफी समय से, प्राचीन समय से भारत का व्यापार रहा है, और परंतु जो औपनिवेशिक सरकारें आई उनके द्वारा जो वस्तु उत्पादन करा गया, ठीक है, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियां। सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियां क्या होती है, आप सभी को पता है, आप लोगों ने कक्षा 10 में आयात शुल्क पढ़ा है। व्यापार अवरोधक जब मैंने पढ़ाया था तो आपने आयात शुल्क पढ़ा है। आयात शुल्क या सीमा शुल्क का मतलब ये होता है, जैसे कि ये कोई कंट्री है और उस कंट्री में अगर कोई सामान एंटर हो रहा है तो उस पर कुछ ना कुछ टैक्स लगेगा, और जो टैक्स लग रहा है वो क्या है, आयात शुल्क है। आयात शुल्क या सीमा शुल्क मतलब सीमा पे लगने वाला टैक्स है। तो उन पे कुछ प्रतिबंधकारी जो ऐसी नीतियां बनाएगी, उनसे भारत का विदेशी व्यापार पे काफी उसकी संरचना में, उसके स्वरूप और उसके आकार में काफी बहुत बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, मतलब नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। मतलब पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, स्वरूप, उसका आकार, मतलब जितना आइटम्स भारत बाहर भेजा करता था उतना नहीं भेज पा रहा है, और जितने भारत इंपोर्ट नहीं करा करता था अब उसको उतने इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। परिणाम स्वरूप भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक होकर रह गया। तो परिणाम स्वरूप भारत के कच्चे उत्पाद जैसे कि रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील, पटसन, इनका निर्यातक होकर के रह गया, उनको एक्सपोर्ट ही कर रहा था भारत। साथ ही ये सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का आयातक भी हो गया। तो ये बात तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भारत को इन लोगों ने क्या है, कच्चे माल का निर्यातक बना दिया कि भाई भारत कच्चा माल यहाँ से भेजेगा। और देखिए, ले जाने वाले भी यही लोग हैं, अपनी मर्जी से लेकर के जा रहे हैं, हम तो दे भी नहीं रहे उन लोगों को, फिर भी लेकर के जा, नहीं दे दो दे दो यार, दे दो प्लीज यार, फिर वही वहां से सामान बनवा करके हमें बेच भी रहे। तो कच्चे माल का भारत निर्यातक हो गया, और इंग्लैंड की खराब सी, रद्दड़ सी, सड़ी गली सी जो मशीनें हैं, उन मशीनों में जो खराब सा माल बनता था, उस माल का आयात करने के लिए क्या कर दिया, भारत को मजबूर कर दिया कि भाई सारा का सारा जो अंतिम वस्तु का माल है वो वहीं से आएगा। व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखा। तो व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड ने जो भारत का आयात निर्यात व्यापार है, ठीक है, कि भाई इतना सामान भारत आएगा, इतना सामान यहाँ से जाएगा, उस पर एकाधिकार जमा लिया। एकाधिकार का मतलब क्या होता है, एक का अधिकार, कि भाई पूरा का पूरा जो है हमारा ही अधिकार है। सब कुछ भारत में क्या बाहर से आएगा, यहाँ से क्या बाहर जाएगा, सब कुछ का जो डिसीजन लेंगे वो कौन लेंगे, ब्रिटिशर्स लेंगे। ब्रिटिश तय करेंगे कि हाँ भैया यहाँ पर ये सामान आना चाहिए, यहाँ से वो सामान जाना चाहिए, इंग्लैंड में ये काम होना चाहिए, वो होना चाहिए। मतलब भारत का किसके साथ व्यापार होगा, किसके साथ नहीं होगा, भारत कौन से देश को क्या निर्यात करेगा, कौन से देश से क्या आयात करेगा, ये सारा का सारा जो तय हो रहा था वो कौन कर रहा था, ब्रिटिशर्स तय कर रहे थे। उन्होंने अपनी इस पर मोनोपोली जमा ली थी, एकाधिकार जमा लिया था कि इस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है और बाकी कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक ही सीमित रहा। तो मतलब आधे से ज्यादा जो व्यापार होता था, मतलब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, भाई एक तरीके से अभी भारत को भी रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स ही कर रहे हैं, क्योंकि भारत के पूरे व्यापार की जिम्मेदारी किसने ले ली, ब्रिटिशर्स ने ले ली कि भाई किसके साथ होगा, किसके साथ नहीं होगा, ये ब्रिटिशर्स तय करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि भारत का जो आधे से ज्यादा व्यापार होता था वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड तक सीमित रहता था। मतलब कच्चा माल इंग्लैंड जाता था और भारत पक्का माल आता था, फिर कच्चा माल इंग्लैंड जाता था और फिर भारत पक्का माल आता था। तो इस प्रकार से आधे से ज्यादा जो बिजनेस है वो इंग्लैंड तक ही सीमित रह जाता है।
शेष कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान से भी होने दिया जाता था, और कुछ थोड़ा बहुत व्यापार चीन के साथ होता था, श्रीलंका के साथ, थोड़ा बहुत ईरान के साथ हुआ करता था। सुएज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से तो भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। देखिए अब ये सुएज नहर वाला किस्सा अपन लोग पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा इसको समझिए आप। ये क्या है, ये अफ्रीका है, ओके अफ्रीका है। अफ्रीका में यहाँ पर से एक कंट्री है इजिप्ट, या उसे मिस्र कहा जाता है, और यहाँ पर इस इजिप्ट के पास, इजिप्ट में एक जगह का नाम है, शहर का नाम है सुएज, ठीक है, सुएज नाम है। और यहाँ पर आप यूरोप और एशिया जो है वो आप मान लीजिए, यहाँ पर सिर्फ ब्रिटेन है, ठीक है, और इधर जाकर के आप एशिया की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर इंडिया आ जाएगा। जब वास्को डी गामा 1498 में आया, वास्को डी गामा, उस समय क्या हो चुका था कि जो लैंड से आया करते थे वो जमीनों के रास्ते बंद कर दिए गए थे, और पहली बार समुद्र के रास्ते से खोज करनी थी, तो वास्को डी गामा आया। तो वास्को डी गामा को क्या है कि यहां से यूं होकर के यूं ये अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाना पड़ता था। अब ब्रिटेन वहां पर, तो ब्रिटेन को यूं घूम फिरा करके यूं पूरा अफ्रीका घूम करके फिर चक्कर लगा के जाना पड़ता था। तो ये थोड़ा सा व्यापार महंगा पड़ जाता था, काफी महंगा पड़ता था। परंतु फिर क्या हुआ कि ये सुएज कैनाल जब बनी 1869 के करीबन ये खुल जाती है सुएज कैनाल, ये अपने ये रास्ता बन जाता है, और ये रास्ता जो जल मार्ग है, मतलब यहाँ से जहाज आ जा सकते हैं। तो ये रास्ता, अब जैसे ब्रिटेन यहाँ पर है तो यहाँ से वो आराम से सामान भेज सकता है। तो इतना बड़ा जो चक्कर लगाना पड़ता था ना, वो चक्कर रुक जाता था, ठीक है, चक्कर नहीं लगाना पड़ता उनको। तो जब सुएज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से तो भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। अब जब ये रास्ता खुल गया तो और भी आसानी से व्यापार होने लगा, तो और भी कंट्रोल ब्रिटिशर्स ने अपना भारत पर जमा लिया। विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा। पहले आइए निर्यात अधिशेष को समझते, फिर आगे बात करेंगे। देखिए बच्चों, अधिशेष का अर्थ क्या होता है? अधिशेष को इंग्लिश में सरप्लस कहते हैं अपन, ठीक है, सरप्लस कहते हैं। व्यापार में मैंने आपको क्या कहा कि या तो लाभ होगा या घाटा होगा, दो ही चीजें हो सकती हैं। अब एक बात सुनिएगा, जब आप आयात ज्यादा करो और निर्यात कम करो, आयात करने का मतलब क्या, आपने बाहर से सामान मंगवाया, मतलब आप ज्यादा पेमेंट कर रहे हो, और निर्यात आपने करा है, पेमेंट आ रहा है, पर आपने निर्यात तो कम करा है ना, और आयात ज्यादा करा है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 100 चीजें मंगवाई, 100 चीजें का 100 रुपये लिए, हर चीज के 100 रुपये, तो कितने हो गए भैया 10,000, और आपने बाहर सिर्फ और सिर्फ 50 चीजें ही भेजी है, तो वो भी 100, तो ये 5,000। तो आपको क्या हुआ, 10,000 देने पड़े और आए कितने 5,000, तो आप क्या हो नुकसान में, आपको क्या हुआ, नुकसान हुआ। और पर जब इसका उल्टा हो जाए, आयात कम हो और निर्यात ज्यादा हो जाए, मतलब मान लो आयात 5,000 रुपए का, आपने 5,000 का सामान मंगवाया, पर आपने सामान 10,000 का बेच दिया, तो ये क्या हुआ, आपको फायदा हो गया 5,000 का। तो ये जो निर्यात अधिशेष क्या है कि आपने निर्यात करा, आपने एक्सपोर्ट करा, और उस एक्सपोर्ट पे आपने एक्स्ट्रा पैसा कमाया है, मतलब जितना आपने आयात करा था उससे ज्यादा जब आपने पैसा कमाया है, तो वो क्या कहलाता है, निर्यात अधिशेष कहलाता है। तो निर्यात अधिशेष का अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊं, या मैं ये कहूं अधिशेष का फॉर्मूला आप जान लीजिए, सरप्लस का आपका फॉर्मूला जान लीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, निर्यात माइनस आयात। आपने निर्यात कितना करा है उसमें से आप आयात माइनस कर दीजिए, तो जितना एक्सपोर्ट करा है उसकी वैल्यू माइनस इंपोर्ट की वैल्यू, ठीक है। अगर आपने 10,000 का सामान बाहर बेचा है और आप 2,000 का सामान ही बाहर से मंगवा रहे हो, तो आप क्या है 8,000 के फायदे में। तो यहां लास्ट लाइन क्या लिखिए कि विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा है। तो सबसे बड़ी जो विशेषता रही वो ये रही कि यहां पर निर्यात अधिशेष हमेशा बना रहा, मतलब आप बहुत बड़ा प्रॉफिट, बहुत ज्यादा लाभ यहां पे विदेशी कंपनियां या विदेशी जो लोग हैं वो कमा रहे थे। किंतु इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी, परंतु इसका फायदा भारत को नहीं हुआ है, इसका फायदा तो ब्रिटिशर्स को हुआ है, इसका फायदा तो इंग्लैंड को हुआ है। भारत के लोगों को, भारतीय अर्थव्यवस्था को तो इसकी भारी लागत चुकानी पड़ी है, ठीक है। जो इसका मतलब आप कह सकते हैं ये सब कुछ जो हो रहा है ये किससे हो रहा है, भारत से हो रहा है। तो अब भारत की शिल्पकला आपने खत्म कर दी, भारत की कृषि को बर्बाद कर दिया, भारत के उद्योग को बर्बाद कर दिया, हमारे देश की हर अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके ही तो ये निर्यात अधिशेष हो रहा है, तभी तो वो फायदे में जा रहे, नहीं तो फायदे में जा ही नहीं थे। तो हमारे अर्थव्यवस्था को और हमारे देश के लोगों को भारी नुकसान भुगतना पड़ा है।
देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी का तेल जैसी अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी। तो अब हमारे जो देश के बाजार हैं जिनमें अनाज, कपड़ा और मिट्टी का तेल, ये जो जरूरी चीजें हैं वो भी बहुत मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी, क्योंकि सारा का सारा ये किसी ना किसी के साथ व्यापार कर करके उनको बेच देते थे और खुद प्रॉफिट कमा लेते। यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश में सोने और चांदी के प्रभाव पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाने में ही हो जाता था। तो देखो, हमें यहाँ पे कोई सोने चांदी में किसी चीज पर भी हमें कोई फायदा नहीं होता है, और यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा प्रयोग हो रहा है वो अंग्रेजों की भारत पर जो शासन व्यवस्था उन्होंने गढ़ी थी और उसका जो खर्चे थे उन खर्चे को उठाने में चला जाता है। ठीक है भैया, यहाँ पे इतने अधिकारी है, उन लोगों की सैलरी करना, ठीक है, मिलिट्री है, उस मिलिट्री का खर्चा करना, और बाकी जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो सारे खर्चे करना। अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय तथा अदृश्य मदों के आयात पर व्यय के द्वारा भारत की संपदा का दोहन हुआ। तो युद्ध पे कोई खर्चा हो रहा है या बाकी कोई दूसरे मुद्दे हैं, कोई दूसरी चीजें हैं जिन पे खर्चा किया जा रहा है, उन सभी खर्चों के कारण जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका काफी दोहन किया जाता है। ये आप कह सकते हैं कि उस अर्थव्यवस्था में काफी गिरावट लाया जाता है, उस अर्थव्यवस्था को काफी बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया जाता है। अब बात करते हैं स्वेज नहर के माध्यम से व्यापार। ठीक है, अब एक बार आप इस को देखिए, ये आपकी किताब का ही चित्र लिया बेटा मैंने, ठीक है ना। देखिए, ये यहां पर आपको दिख रहा है यूनाइटेड, ये क्या है, यूनाइटेड किंगडम। ओके, अब यूनाइटेड किंगडम और ये है भैया स्वेज नहर। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है, जो पोर्ट रोड दिखाया है ये लाल सागर है और यहाँ पे भूमध्य सागर है। ठीक है, आप कभी भी एटलस लीजिएगा, मानचित्र की जो किताब आती है उसको खोलिएगा और आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये लाल सागर है, यहाँ पे भूमध्य सागर, ये अरब सागर। ठीक है, और अब ये यहाँ से आते हैं, यूं 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 आएंगे और यूं आकर के इधर से पतली सी गली में से निकल जाएंगे। ठीक है, पतली सी गली, इस गली से यूं निकल के यूं चले जाएंगे और यहाँ पहुंच जाएंगे। और पहले क्या हो रहा था, यूं आ रहे थे और ये पूरा अफ्रीका यूं करके यूं ऐसे फिर ऐसे पहुंचा करते थे। तो इनको पहले बहुत लंबी परिक्रमा लगानी पड़ रही थी, पर अब वो परिक्रमा नहीं लगानी पड़ी। और ये जो स्वेज नहर नाम पड़ा है वो यहाँ पर मिस्र देश है, इजिप्ट कंट्री है, उस कंट्री की एक सिटी है, उस सिटी के नाम पर स्वेज पड़ा है। तो स्वेज नहर के माध्यम से व्यापार, स्वेज नहर उत्तर पूर्वी मिस्र में स्वेज स्थल संधि के आर पार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाला कृत्रिम जलमार्ग है। ओके, तो जो स्वेज नहर है उत्तर पूर्व मिस्र, मैंने आपको बताया जो इजिप्ट कंट्री है वहां पर स्थित है, और कृत्रिम जलमार्ग मतलब आर्टिफिशियल यहाँ पर एक वाटरवे बनाया गया, एक रास्ता क्रिएट करा गया। यह भूमध्य सागर की मिस्र पतन पोर्ट सईद को लाल सागर की एक प्रशाखा स्वेज की खाड़ी से जोड़ता है। तो ये एक मिस्र का पतन है, ठीक है, पोर्ट सईद। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसको किससे जोड़ रहा है, जो लाल सागर है, यहाँ पे देखो मैंने आपको दिखाया लाल सागर। तो ये जो लाल सागर है इस लाल सागर से जोड़ता है और फिर लाल सागर से जोड़ने से फिर जो इधर एशिया वाला जो रास्ता है ये पूरा रास्ता ओपन हो जाता है। इस नहर से अमेरिका और यूरोप से आने वाले जलयानों को दक्षिण एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा प्रशांत महासागर तटवर्ती देशों के लिए एक छोटा और सीधा जलमार्ग सुलभ हो गया। तो अमेरिका से या यूरोप के किसी भी देश से कोई भी जलयान मतलब कोई भी जो जल में चलने वाले जितने भी साधन है, जितने भी ट्रांसपोर्ट है, उन सभी को क्या मिल गया, एक सुलभ और आसान सा रास्ता मिल गया। ये मैंने आपको बताया ना, पहले ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप को पार करके उसकी परिक्रमा करके एशिया की तरफ पहुंचना पड़ता था, पर अब यहाँ पर इस रास्ते से निकल जाते हैं तो जल्दी एशिया पहुंच जाते हैं। अब उन्हें अफ्रीका के दक्षिणी छोर की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती, मतलब ये वाली जो परिक्रमा है ना, ये वाली परिक्रमा उनको पूरी नहीं करनी पड़ती, मतलब पूरा घूम करके उनको नहीं जाना पड़ता। स्वेज नहर आज आर्थिक और सामरिक दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। आर्थिक और सामरिक मतलब बिल्कुल इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली भी अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट वो रास्ता बन चुका है। वहां पे खूब आर्थिक रूप से व्यापार हो रहा है, उस रास्ते का इस्तेमाल हो रहा है और खूब पैसा हर देश वहां से कमा रहा है। वर्ष 1869 में इसके खुल जाने से परिवहन लागतें बहुत कम हो गई और भारतीय बाजार तक पहुंचना सुगम हो गया। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा यूं रास्ता है और फिर इधर पहुंच जाएगा। तो 1869 में ये खुल गया था और इससे आसानी से आ जा सकते थे और भारत तक जो पहुंच है वो बहुत आसान और बिल्कुल ईजी हो गई थी। ओके, तो आज ये जो अपना लेक्चर है ये कंप्लीट होता है। अब बच्चों एक लेक्चर और आएगा अपना, ठीक है, एक लेक्चर और आएगा, फिर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसमें भी 2 टॉपिक है, फिर वो कंप्लीट और ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर से अपन आगे के जो चैप्टर हैं वो पढ़ेंगे और पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।